अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करो। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर भारत से वापस जाओ। भारत में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। फूड इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाएगी तो आम आदमी को वो अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी कि भाइयों खाद्यान्न तेल को कम कर दो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं। तो जब आप 1,76,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न तेल विदेशों से मंगाते हो तो देश के किसानों की बर्बादी तय है। हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे आने वाले समय में हमें नजर आ रहा है कि हमारा देश भिखारियों की तरह खड़ा हो जाएगा दूसरे देशों के सामने। ये हम नहीं चाहते। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। मेरे उस तरफ नौजवान नीट की परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरे पीछे ये किसान हैं देश के। ये किसान भारत अमेरिका व्यापार समझौता के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। ये प्रदर्शन इसलिए करने आए हैं क्योंकि इनको चिंता है कि जब अमेरिका द्वारा तमाम खेती के सामानों को बेचा जाएगा तब लगातार देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। इस चिंता को लेकर और इस विषय को लेकर और इस व्यापार समझौते का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के अगुवाई में तमाम किसान यहाँ अपने आवाज़ बुलंद करने यहाँ आए हैं। आज हम इनसे ये समझने आए हैं हिंदुस्तान अमेरिका व्यापार समझौते का ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इस समझौते से किसानों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है। इन बातों को समझने के लिए इनके बीच विकल्पवाणी टीम आज मौजूद है। इनसे बातचीत करेगी और इनके नेताओं से बातचीत करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह घनिया। हम पंजाब से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति की कॉल से भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर डल्लेवाल जी की तरफ से आज जंतर मंतर दिल्ली में पहुंचे हैं। जो इंडिया यूएसए ट्रेड डील चर्चित है, भारत के ऊपर अमेरिका का जो समझौता दबाव से डालने के लिए बड़ी कोशिशें जारी है। आज भारत में अमेरिका का डेलीगेशन भारत पर दबाव डाल के इंडिया यूएसए डील है जो वो हमारे ऊपर थोपना चाहता है। तो आज हम एक संकेत के तौर पे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति की तरफ से आज हमारा डेलीगेशन, हमारा भी समूचे देश की लीडरशिप संकेत के तौर पे जंतर मंतर में आकर उस आ रहे अमेरिका के डेलीगेशन को वापस मोड़ने के लिए, इंडिया यूएसए ट्रेड डील ख़त्म कराने के लिए संकेत के तौर पे थे। यहाँ हम पूरे देश की लीडरशिप आए हुए। अमेरिका हिंदुस्तान जो समझौता हुआ, व्यापार समझौता हुआ है, उससे किसानों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है? देखिए, है क्या सबसे बड़ी बात, आप सबसे बड़ी जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि कृषि पर हमारा देश की 60% आबादी व्यापार के रूप में, जॉब के रूप में डिपेंडेंट है। यदि हमारी कृषि कमज़ोर हो जाएगी तो इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये ट्रेड डील हुई है, होने जा रही है, साइन होने जा रही है, लास्ट एंड पे है, इसमें इंडिया बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इंडिया का कमज़ोर होने से क्या मतलब है, 140 करोड़ लोग अब विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम अपनी रोज़ी रोटी के लिए, जो बेसिक हमारी नीड है, उसके लिए हम लोग दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कृषि ख़त्म हो जाएगी। जब किसानों को बेनिफिट नहीं होगा तो वो कृषि में क्यों रहेगा, और जब वो कृषि में नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली हम लोग जब कृषि करेंगे ही नहीं या डेयरी प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे तो क्या रह जाएगा, फिर तो देश गुलाम हो जाएगा। इसको गुलामी कहते हैं। हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं बनना चाहिए।
हमारा देश दुनिया को क्या दे रहा है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पे आने वाले समय में हमें नज़र आ रहा है कि हमारा देश भिखारियों की तरह खड़ा हो जाएगा दूसरे देशों के सामने। ये हम नहीं चाहते, ये हमारे स्वाभिमान पे चोट है। देखिए, जो ट्रेड डील होने जा रही है ना, इसका जो भारत पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे वो सभी तरह के पड़ेंगे, आर्थिक तौर पर भी और सेहत तौर पर भी। पहले आर्थिक तौर पर बात करिए कि 45,000 करोड़ का माल सालाना जो खेती पैदावार है अमेरिका की, वो भारत में उतरेगी। भारत का 45,000 करोड़ रुपया सालाना अमेरिका के खीसे में चला जाएगा। जो हमारी फसलें स्वदेशी हैं और इस स्वदेशी फसलों को ख़त्म कर जीएम प्रोडक्ट है जेडे जेनेटिक मॉडिफाई, उनको भारत की मंडी में डालने के लिए जो अमेरिका बब्बा पा रहा है, बड़ा जोर लगा रहा है, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाई जो फसलें हैं उसका बहुत बुरा प्रभाव है जड़ा वो हमारे देश के लोगों पर पड़ेगा। ये तो मैं समझ गया, जैसे सर ने भी समझाया और आप भी समझा रहे हैं कि इससे किसानों को या मजदूरों को फ़ायदा नहीं होगा या देश की आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा उस देश को होगा जो अपना सामान यहाँ भेज रहा है, जो अपना सामान भेज रहा है। हमारे उस कंपटीशन में आप ये बताओ कि वो वही उत्पादन उनके वहाँ जो है वो 1,000 रुपये में तैयार हो रहा, और वही उत्पादन हमारे यहाँ जो है वो 1,600 रुपये में हो रहा किसान के पास। तो वहाँ के किसानों को सब्सिडी मिलती है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सरकार से आदेश दिए जा रहे हैं कि उनकी सब्सिडी किसानों की ख़त्म कर दो। तो दूसरे देश का जो आदेश है अगर वो माना जाएगा तो हमारा स्वाभिमान तो ख़त्म हो जाएगा। स्वाभिमान ख़त्म ना हो, कृषक जो अपना बचा रहे, देश बचा रहे, इसलिए इस डील का कैंसिल होना बहुत ही अनिवार्य है। फायदा होगा अमेरिका को। जो अमेरिका की एक बड़ी खेती है, पॉपुलेशन हमारे भारत के मुकाबले ये देखिए तो बिल्कुल थोड़ी है। वो अपनी पैदावार भारत में जो ले आएगा, मैं बताया ना पहले 45,000 करोड़ रुपया सालाना भारत का लूट कर अमेरिका ले जाएगा। कितना बड़ा हमारे से धोखा होगा, कितना बड़ा आर्थिक पर बोझ पड़ेगा हमारे पर। और उसी में जो भी पैदा हमारे भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट देखते हैं ना, जब भी जंग का माहौल बना हुआ है भी, आप खाने वाले तेल कम खाओ, आप जो विदेश से जो चीज़ लेके आते हैं दालें कम खाओ। भाई हमारे देश का किसान क्या चाहता है? हमें एमएसपी गारंटी कानून दो। तो तुम लोग इंपोर्ट करते हो 25 से 35,000 टन, लाख टन दालें बाहरों मंगाते, क्या हमारी दाल काम की नहीं है? हमें एमएसपी गारंटी कानून दो। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून दे दो, तुमको बाहरों देशों से ना तो कोई दालें मंगानी पड़ेगी, ना कोई खाने के लिए तेल जो पाम ऑयल है, जो रिसर्च होगी कि कैंसर के बीज है, ना वो मंगाने की लोड़ पड़ेगी। और हमारी जो सरकार है वो WTO की नीतियों पर काम कर रही है। वो जो कारपोरेट सेक्टर है उनके सिस्टम को ले आकर भारत के लोगों पर थोपना चाहती है, उनकी गुलाम हो चुकी है। अडानी जो है उनका गलबा भारत की सरकार पर है। सरकार देश के नागरिकों के हित में फैसले नहीं लेती, कारपोरेट सेक्टर के हित के फैसले लेती। हम ऐसी खबरें देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि लगातार किसानों के परिवारों के जो नौजवान हैं वो खेती के काम को छोड़ते जा रहे हैं, मजदूर बनते जा रहे हैं या तो व्यापारी बनते जा रहे हैं, आमतौर से मजदूर ही बन रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, खेती आज के टाइम में देश में घाटे का सौदा बन चुकी है। आप जो बात कह रहे हो, एक मात्र नौजवान ही नहीं, लगभग हर दिन 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 4,000 किसान प्रतिदिन खेती से बाहर निकल रहे हैं। वो अपने खेत को छोड़ के या तो वो विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं या वो किसी ऐसे काम को करना पसंद करते हैं जिसमें उसको मंथली इनकम हो। अब क्या है कि खेती में ना, आप गन्ने की कोई खेती करता है तो उसको 1 साल के बाद जाके इनकम मिलती है। अगर कोई धान की खेती करता है, गेहूँ की खेती करता है तो लगभग 6 महीने के बाद जाके इनकम मिलती है। तो 6 महीने तक उसका गुजारा करना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और दूसरा कारण ये है कि अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिसर्च रिपोर्ट में जिक्र हुआ अक्टूबर 2025 में, जिसमें पता चला कि जो किसानों की फसलों के भाव तय किए जाते हैं, जो एमएसपी जो CACP द्वारा निर्धारित की जाती है, वो किसानों को नहीं मिलती। वो ना मिलने के कारण किसान कर्जवान होता जा रहा है। दूसरा क्या है कि एक मौसम का, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट है किसानों के ऊपर गिरने लगा है। अब की बार ओलावृष्टि हुई है हरियाणा में, काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा पैदावार में उसने पैदावार को बाधित किया है। तो इसलिए
नौजवान का क्या है कि नौजवान को चाहिए हर महीने खर्चा, अब खेती 6 महीने में देती है, तो इसलिए खेती एक घाटे का भी सौदा हो गई। अब ये नहीं है कि भाई अपने घर से पैसे लगा दिए हमने, मान लीजिए पैदावार करने के लिए, भाई फसल की बुआई करी, उसका बुआई की, सारा सब कुछ करके, तो क्या गारंटी इस बात की है ही नहीं कि भाई वो फसल जाके हमें पैदावार ठीक दे के जाएगी। हो सकता है इन टाइम पे पकने के टाइम पे ओले गिर जाएं, फसल पकने के टाइम पे बारिश आ जाती है। तो किसान इतना ज़्यादा कर्जवान हो चुका है और किसान इसलिए खेती में कुछ बचा नहीं है, इसलिए किसान खेती से बार बार मुंह मोड़ रहा है। और कौन चाहेगा कि उसका बच्चा कल को खुदकुशी कर ले या कर्जे में आ जाए। तो कर्जे में आ रहा है किसान, इतना घाटे में आ रहा है। और ऐसा नहीं है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, इस देश में एक संस्था काम करती है जो लगभग 58 देशों में काम करती है, जो सन 2000 से अपने देश में भी रिपोर्ट देती आ रही है। उस संस्था का ये कहना है कि भारत के किसानों को सरकारों द्वारा घोषित MSP ना मिलने की वजह से मात्र 2000 से लेकर 2025 तक 110 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत के किसानों को हुआ है। और भारत के किसानों पे अगर सारा कर्जा भी मान के चलो तो 35 लाख करोड़ रुपए का आप अंदाजा लगा लीजिएगा आज भी सरकारों में हमारा कितना पैसा खड़ा है। तो ये जो OECD के संगठन की रिपोर्ट को भी हमने सरकार के सामने कोट किया है, बहुत सारे संगठनों की, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी इस बात को मान चुकी है कि किसानों को जो MSP दिया जा रहा है वो नहीं मिल रहा। और उसका एक कारण मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि दालों का पिछले 4 सालों में 1,02,000 करोड़ रुपए का आयात विदेशों से किया गया। जो भारत दालों का किंग कहा जाता था, जिसका पूरे संसार का 35% एरिया भारत में है दालों का, उस भारत के सामने चुनौती ये होगी कि 31 लाख हेक्टेयर रकबा घट गया और सरकार कह रही है हम दलहन मिशन चलाएंगे और भारत टोटली आज के समय में दालों पे विदेशों पे निर्भर होने की स्थिति में पहुंच चुका है। ये हालात है। एक बात समझिए, आप जो कह रहे हैं कि खेती जो है वो घाटे का सौदा बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे हैं, तो वो किस तरीके की मदद किसानों के लिए कर रहे हैं, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, इसमें मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक तो किसानों की आमदनी के ऊपर आई रिपोर्ट, ICAR की रिपोर्ट, जिसमें 75,000 किसानों की आमदनी दोगुनी की गई थी, और उनमें जो हरियाणा के किसानों की आमदनी दोगुनी थी, जब उनके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला उन किसानों के पास जमीन है ही नहीं, वो व्यक्ति खेती ही नहीं करता, और किसानों की ICAR की रिपोर्ट में उन किसानों की आमदनी दोगुनी है। दूसरी बात यह है कि किसानों की 2016 में 8,058 रुपये आमदनी सरकारी स्रोतों के हिसाब से थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बरेली से वायदा किया कि हम 2016 में वायदा किया था कि 6 साल में किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, तो वो आमदनी होनी चाहिए थी लगभग 16,112 रुपये। आप आज के समय निकाल के देख लीजिएगा, किसानों की आमदनी लगभग 11,500 रुपये पे अटकी हुई है। 2019 का डेटा सरकार का ही है। नीति आयोग जो सरकार के अंडर काम करता है, नीति आयोग ने इस बात को माना कि 6 साल में अगर किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होनी चाहिए 10.5% की, हमारी है 3.4 की। तो इस तरीके से अगर किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है तो 6 के बजाय लगभग 22-23 साल लगेंगे। 1994-95 से लेकर लगभग 2015-16 तक जाके जो किसानों की आमदनी दोगुनी की है, तो उसमें लगभग 22-23 साल लगे। अब वहीं अंतराल अब है कि अगर किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है तो लगभग 22-23 साल लगेंगे। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रही। जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों को दिखा रहे हैं, उस विकसित भारत में मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि उसमें कहा गया कि 5.5% की मिनिमम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होनी चाहिए, तब जाके विकसित भारत बनेगा। और उसी पे चाइना ने चल के आज विकास का जो मुकाम है वो हासिल किया। लेकिन यहाँ क्या है कि खेती को, गांव की सभ्यताओं को खत्म करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। तो अगर फैक्ट्रियाँ ही लगेंगी, अगर बिल्डिंगें ही बनेंगी, तो देश का लोग खाएंगे क्या, क्या पैदा करेंगे, कहाँ से अपनी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिससे हमारी GDP को ग्रोथ मिलेगी। हम सरकार से मांग कर चुके हैं और देश की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को हमने ये कहा था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप जो विदेशों से आयात कर रहे हैं उससे देश के किसानों को घाटा, और हर एक समय ऐसा आएगा देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। आज वो बात सच साबित हुई। देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी कि भाइयों खाद्यान्न तेल को कम कर दो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं। तो जब आप 1,76,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न तेल विदेशों से मंगाते हो तो देश के किसानों की बर्बादी तय है। 1,02,000 करोड़ की दालें आप विदेशों से मंगाते हो तो भारत के किसानों की बर्बादी तय है। अब आप मक्का जो GM सीड्स भारत में बैन, अगर वो अमेरिका से मंगाओगे तो उसमें भी हमारी बर्बादी तय है। देश के जो किसान हैं वो लगातार एक मसले को लेकर संघर्ष करते रहे हैं कि किसी भी तरीके से बड़े कॉर्पोरेट घराने इस सेक्टर में, खेती के सेक्टर में ना आए। इसके लिए 13 महीने का एक आंदोलन भी चला। 3 कृषि कानूनों को लागू करने की सरकार ने कोशिश की और बहुत बहादुरी के साथ देश के किसान लड़े और सरकार को पीछे किया। लेकिन क्या आज के दौर में, जैसा अभी आपने कहा, क्या आज के दौर में सरकार का प्रयास जारी है कि किसी भी तरीके से खेती के सेक्टर में प्राइवेट कॉर्पोरेट घरानों को लाने का? नहीं, देखिए, सरकार सीधे तौर पे, देखो, हम गाँव
ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हमारी जो भूमि है जिसको भारत की आत्मा कहा जाता है, भारत के लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, वो गांव में बसती है। भारत की सभ्यता संस्कृतियाँ सब गांव में बसती है। तो सरकार जिस तरीके से यूरोपीय कंट्रियों की तर्ज पे देश को विकसित करने की बात कर रही है, उसमें भारत के गाँव का जिक्र नहीं है, भारत की सभ्यता का जिक्र नहीं है। और अगर उनको कौन डेवलपमेंट करेगा? हमारे पास तो भाई साहब आज ऐसे हालात नहीं है कि हम किसी अच्छे तरीके से काम करके ये कह सके कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से किस चीज़ को डेवलप करेंगे? डेवलपमेंट कौन करेगा? बड़े बड़े उद्योगपति। लोन किस बैंक किसको लोन देता है? उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जिनका आज के टाइम में देश में सिक्का चलता है। कॉर्पोरेट में जो लोग आ रहे हैं, सपोज करो अब जाइलो बने हैं नए, 80% जो है वो अडानीज़ के हाथ में है, जो या उनकी कंपनीज़ के पास में है। अब आप सोचिए कि जब मोनोपोली फूड इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाएगी, तो आम आदमी को वो अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। एक एक रोटी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए आपको कॉर्पोरेट पे डिपेंड होना होगा, और वो अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से उसको जो है आपको देंगे, अपने रेटों के हिसाब से देंगे, तो आपका एक एक रुपया वो आपसे छीन लेंगे। इसका विकल्प क्या है? विकल्प भी थोड़ा आप अपने अनुसार बताइए। देखिए, विकल्प जब भी सरकार किसी की आ गई, ये जो नीतियां है ना, ये विश्व व्यापार संगठन दियां जो नीतियां, ये इसी तरह काम करेगी। ਇਹਦਾ विकल्प यही होगा कि लोग आंदोलन करने लिए तकड़े रहना पड़ेगा। जब भी लोग सड़कों पर होंगे तो जो संसद है वो लोगों के हित में चलेगी। अगर जो लोग सड़कें सुनिए छड़ देंगे तो फिर है जी संसद आवारा हो जाएगी। आपका कहना है कि सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, नीतियाँ नहीं बदलेंगे, नीतियाँ लोग बदलेंगे, आंदोलनकारी लोग बदलेंगे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने किसानों के आए प्रतिनिधियों की बातों को सुना। उन्होंने हिंद अमेरिका व्यापार समझौते की जो प्रतिरोध है उस पे अपनी बातों को उन्होंने रखा। उन्होंने स्पष्ट रखा कि इस समझौते से आने वाले दिनों में देश के किसानों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। सिर्फ देश के किसानों का नहीं, देश के मजदूरों और आम लोगों की ज़िंदगी खतरनाक हालात में पहुंचने जाएगी। देश का किसान लगातार कई सालों से एमएसपी की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि जो हम फसलें पैदा करते हैं उसका उचित दर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर सुनने को तैयार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ देशी विदेशी बड़े कॉरपोरेट घराने खेती के तमाम सेक्टर पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए काम कर रहे हैं और बार बार सरकार उस तरीके से उसको लागू करने की कोशिश कर रही है जिसका विरोध लगातार देश का किसान कर रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।